हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है एंड बिफोर वी बिगिन विद द क्लास आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको जैसे जैसे क्लास अपलोड हो या कोई लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हो सकता है किसी को नीड हो और मेरा पढ़ाने का तरीका उनको समझ में आ जाए एंड इट कैन बेनिफिट देम। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनते हैं तो एज एन एस्पिरेंट ये एक ऐसी चीज है जो हमने बहुत बार पॉलिटी में पढ़ते हुए सुनी होगी, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर, रूट्स या मौलिक ढांचा, मूल ढांचा, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम इसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट है क्या? क्या ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब हमारा संविधान बना था, क्या उस समय इसको इसमें दिया गया था या ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है या ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये बहुत सारे क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं या ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं। तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जो कि ग्रेजुअली डेवलप की गई है बाय दी वेरियस लॉज, वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डेवलप किया, ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लेकर आएगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ट्रीटेड या सुप्रीम कोर्ट इज गिवन द अथॉरिटी ऑफ बीइंग द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक बनाया गया है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। करेक्ट। चलिए नाउ जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो ये डॉक्ट्राइन जो है इसको समझने के लिए दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू दिया गया है ना। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड आर्टिकल 368 क्या बताता है? आर्टिकल 368 बताता है द अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये कहीं ना कहीं एक तरह से इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। क्योंकि एक तरफ आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है एज अ गार्जियन, संरक्षक, कि वो ऐसे सारे लॉज या ऐसे सारे नियम जो पार्लियामेंट बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी क्या है हमारी? पार्लियामेंट है ना। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाएगी उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू होगा अगर वो आर्टिकल 13 के अंडर कहा गया है फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रही है, फंडामेंटल राइट्स का कहीं पर भी कोई हनन हो रहा है तो ऐसे केस में दे कैन गो टू द जुडिशियल रिव्यू अंडर दिस आर्टिकल 13, ऐसे लॉज। करेक्ट। यहाँ पे लॉ दिया गया। अब आर्टिकल 368 पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करता है। अमेंडमेंट, पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखे हैं तो मैंने आपको प्रियम्बल बताया था। प्रियम्बल में हमने अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल पढ़ा था। प्रियम्बल बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ा था, राइट। तो अगर कोई संविधान का पार्ट है इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ये कहाँ से मिला अधिकार? ये आर्टिकल 360 ने पार्लियामेंट को अधिकार दिया है। तो जुडिशियल रिव्यू अब्रिज होने पे उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना किसी ऐसे लॉ को जो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रहा है, 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंट्रोवर्सी चलती रही, बहुत टाइम तक चलती रही, जिसके लिए बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे जजमेंट्स आए सुप्रीम के, और ग्रेजुअली सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन स्टैब्लिश किया और ये कहा
कि संविधान के में संशोधन किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट का ये अधिकार है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े। आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट टच द रूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू जस्ट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। तो आज हम जो इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, हम यही सब पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट विल बी इन 2 पार्ट्स। थोड़ा मैं आज पढ़ाऊंगी और थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, लुकिंग एट द रिस्पॉन्स। फिर मैं एमसीक्यूज भी इस पर लेकर आऊंगी आपके लिए। नाउ इसकी जरूरत क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्गेनिक है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि इट इज एवर ग्रोइंग थिंग, और वो कंटिन्यूसली एक तरह से हमारे नेशन की जो स्पिरिट है और जो भी हमारा देश है उसको दिखाता है, दर्शाता है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आते हैं वैसे वैसे इसमें भी बदलाव आएंगे, स्वाभाविक है। जिसके लिए भाग 20 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये 3 तरह के अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। आई विल बी टेकिंग अ क्लास ऑन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, जिसमें किस तरह से अमेंड किया जाता है। आई टेल यू यहाँ पे, आई जस्ट ब्रीफली टेल यू कि अंडर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट। प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, ये 2 हुआ। एक अमेंडमेंट का तरीका क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को? सिंपल मेजॉरिटी द्वारा, जो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता। ठीक है, वो अमेंडमेंट के अलग से क्लास में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अमेंडेड एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी चेंज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट स्टिक टू दी प्रोविजंस जो बहुत साल पहले थे, है ना। वो तो हम नहीं रख सकते। अगर हम वो रखेंगे तो इट बिकम्स हर्डल अपने देश की प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए। सो एज द टाइम इज नॉट स्टैटिक, इट गोज ऑन चेंजिंग। इन द सेम वे द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल आल्सो गोज ऑन टू चेंज। वो भी बदलती रहती हैं। एंड इसी के लिए जो अमेंडमेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दिए गए हैं कि भाई इससे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोविजंस दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टैटिक है, टाइम और कंडीशंस और इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस बदल रही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है। करेक्ट। तो इस तरह की सारी डिफिकल्टीज जो हम लोगों को एज वी द पीपल राइट हो सकती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए अमेंडमेंट इज नेसेसरी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जरूरी है। If there were no provisions made for the amendment of the constitution, people would have recourse to extra constitutional methods like revolution to change the scene. और अगर संविधान में इस तरह के प्रावधान नहीं दिए जाएंगे या नहीं दिए गए होते, बदलाव के, अमेंडमेंट के, संशोधन के, तो क्या होता? चीजें तो बदल ही रही ना, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस तो बदल ही रही हैं, तो उनके अनुरूप व्यवस्था को, जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, उनको भी बदलना जरूरी है। और अगर अमेंडमेंट का प्रोसीजर नहीं होता तो क्या होता? लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लेते, फिर वो रिवोल्ट्स करते, रेवोल्यूशंस करते टू ब्रिंग इन दी चेंज, जैसा कि किया जाता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा किया जाता है। पर हमारे संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। So this is why the amendment is needed, right? Next. Now what is the basic structure? Basic structure क्या है? तो this basic structure doctrine ये एक इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, इंडियन जुडिशरी द्वारा इसको लाया गया है, इस डॉक्ट्राइन को, राइट? जिसमें कहा गया है that the constitution of India has certain basic features that cannot be altered or destroyed through amendments by the parliament. जिसमें क्या कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिनको ना तो ऑल्टर किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है थ्रू दी अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का अधिकार जरूर दिया गया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े वो अमेंडमेंट करें, राइट? ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट पहले भी समझाया, बिकॉज जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी ने समय समय पर देश हित के लिए, लोगों के हित के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डेवलप किया। करेक्ट। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज ट्रैवल्ड
some ways since it was first articulated by the Indian Supreme Court in case of Keshavananda Bharati versus State of Kerala. तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है ये एक्चुअली इनकॉर्पोरेट किया गया था केशवानंद भारती केस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन ये वो पहला फैसला नहीं था। उससे पहले और भी जजमेंट्स थे, उससे पहले और भी कुछ केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के जो ग्रेजुअली केशवानंद भारती केस में स्टैब्लिश किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की पावर्स को बैलेंस करने की कोशिश की गई, maintaining the equilibrium, I would say, not just equilibrium, maintaining the decorum or the authority of both the articles, right? The doctrine imposes substantive limits to on constitutional amendment powers. और इस डॉक्ट्राइन ने क्या किया है, एक सही तरीके का एक लिमिटेशन इम्पोज की है अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। करेक्ट, पार्लियामेंट का जो अधिकार है अमेंडमेंट करने का, उस पर एक बैलेंस्ड लिमिटेशन डाला है जो आवश्यक है, जरूरी है। देखिए एक घर होता है ना, एक घर है, आप उस घर में कितना भी रेनोवेशन कर लो, बट आप उसकी रूट्स, बिकॉज उसकी रूट्स क्या है, उसकी रूट्स जो है वो उस घर की स्ट्रेंथ है, राइट? उसकी जो नींव है उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी आइडेंटिटी है ना? और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूट्स है वो क्या है, वो प्रोसेस, वो फिलॉसफी, वो आइडियोलॉजी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की रही होगी, उनकी फोर साइटेडनेस, उनका एक परसेप्शन, वो फ्रीडम स्ट्रगल जिसके थ्रू हम यहाँ आए हैं, उन्होंने जो जो चीजें सोची होंगी, दैट मेक्स द बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये तो हमारा बिल्कुल रूट्स है। तो बीइंग द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है। आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, पूरा का पूरा घर रेनोवेट कर सकते हो विदाउट टचिंग द रूट्स। दिस इज व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर सेज, राइट? It holds that while the legislature has the power to amend the constitution, जैसा कि एक प्रोसीजर दिया गया है अंडर आर्टिकल 368, है ना, अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया, तो लेजिस्लेचर को ये अधिकार है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट such power is subject to an implied limitation that the amendment must not destroy the basic structure or basic feature of the constitution. This is what I was trying to tell you, right? A key characteristic of the doctrine is that it is judicially developed. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जुडिशियली डेवलप्ड, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ना, वो प्रोसीजर के द्वारा ये आया है। इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट येट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक डॉक्ट्राइन है। करेक्ट? द जुडिशियरी डिड्यूसेस सर्टेन कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइंग फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड डिक्लेयर्स दैट these to be अनअमेंडेबल। और जुडिशरी ये ध्यान में रखते हुए देखती है कि कोर, वो मैंने बोला ना आपको, रूट्स, स्ट्रेंथ क्या है, उनकी फिलॉसफी और हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए और डिक्लेयर करती है कि ये सेक्शन दिस कैन नॉट बी अमेंडेड। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द amending procedure. You've understood the context of this basic structure, what this basic structure is all about, right? Let's move forward. Now how this basic structure has evolved, as I was telling you कि ये evolution है इसका, ये evolve किया गया एक doctrine है, it was not there in the constitution. So there are a number of cases. Being a civil services student, you don't have to go to all the cases, but there are some cases, जैसे कुछ cases हैं, सज्जन सिंह केस है, वो हमें नहीं पढ़ना है, वो एक लॉ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो कुछ केसेस को हम यहाँ पे इग्नोर भी करेंगे। विल स्टिक टू अ सिलेबस एंड विल स्टिक टू लक्ष्मीकांत हियर, आई वुड से, राइट? सो नंबर 1 केस, पहले इस चीज को लेके डाउट या कंफ्यूजन कब हुआ? शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, और ये कब आया? ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहली बार अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम पर ये केस आया, जिसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था, विच वाज द राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था, उसको लेकर था, विच कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज चैलेंज्ड कि फंडामेंटल राइट को कैसे कर्टेल कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, तो ये केस आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। I'll see if it goes fast. I'll cover the entire lecture today only. Otherwise, what we can do, we can split it into two parts, right?
we'll do certain parts now and we'll do certain parts next time in the next class. Correct? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the power of the parliament to amend the constitution under article 368 also include the power to amend fundamental rights. Right? So जब हम आर्टिकल 368 पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है. द प्रोसीजर इज गिवन देयर. जब एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा कि भाई 368 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 The word law in Article 13 includes only ordinary laws and not the Constitutional Amendment Act. आर्टिकल 13 बोलता है ऐसे लॉज मतलब ऑर्डिनरी लॉज. यहाँ पे उन लॉज को ऑर्डिनरी लॉज बताया गया कि वो सारे जो साधारण नियम है, साधारण लॉज हैं, वो लॉ की परिभाषा में आएंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज जो है या कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज जो है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, विच मीन्स वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं. वो इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा बिकॉज आर्टिकल 368 के अंडर अगर कोई लॉ बन रहा है तो दैट इज एन अमेंडमेंट एक्ट. संविधान में संशोधन किया जा रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा बिकॉज आर्टिकल 13 के अंडर जो लॉ है वो क्या है, वो केवल ऑर्डिनरी लॉ है. उन्हें परिभाषित किया गया केवल साधारण लॉज की तरह. इज दैट क्लियर? तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को सुप्रीम बता दिया आर्टिकल 13 से एक तरह से, और कहा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है या जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, वो केवल साधारण लॉज के लिए है, संविधान संशोधन वाले एक्ट्स के लिए नहीं. क्लियर? देयरफॉर Parliament can abridge or take away any of the fundamental rights by enacting a Constitutional Amendment Act, and such law will not be void under Article 13. Is that clear? याद रखिएगा. तो शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ? आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 कहा गया, इसमें अधिकार दिया गया संसद को, और 13 के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो है ये लॉ की परिभाषा में आते ही नहीं है, तो इनका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, इसलिए इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया ही नहीं जा सकता. जुडिशरी क्या हो गई? जुडिशरी का जो अधिकार है पार्लियामेंट का अधिकार सुपीरियर हो गया. करेक्ट? चलिए नेक्स्ट केम दी गोलकनाथ केस. अब ये क्वेश्चंस उठ रहे थे तो गोलकनाथ केस में भी क्वेश्चन उठना ही था. तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस स्टैंड को रिवर्स कर दिया. राइट? अब इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ क्या था कि इन पर्टिकुलर केस जो आर्टिकल जो संविधान में 17वां संविधान संशोधन था, 17th अमेंडमेंट एक्ट था, जो जिससे शेड्यूल 9 वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 1951 का, जिसमें जमींदारी लॉज और ये सब चीजें दी गई थी, लैंड लॉज और प्रॉपर्टी एक्ट थी. तो इस 17th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था कि कुछ सर्टन एक्ट्स ऐड कर दिए थे 9th शेड्यूल में. लगभग कुछ एक्ट्स को ऐड किया गया कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर्टी का और ये सब चीजें. करेक्ट? तो दिस वाज चैलेंज्ड. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बात पे? अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को क्या किया है? रिवर्स किया है. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the parliament cannot abridge or take away any of the fundamental rights. शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कर सकती है 368 के अंडर किसी भी पार्ट को संशोधित कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा ये चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को रिवाइज करते हुए, रिवर्स करते हुए कहा कि पार्लियामेंट कैनॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को का वो हनन नहीं कर सकती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, संविधान संशोधन एक्ट जो है, वो भी एक लॉ है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. तो अभी शंकरी प्रसाद में लॉ की परिभाषा क्या थी? केवल ऑर्डिनरी लॉ. राइट? उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अलग कर दिया था कि दैट इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी
इस लॉ की परिभाषा में सम्मिलित होगी। और अगर ये कुछ भी ऐसा कुछ वॉयलेट कर रहे हैं जो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, तो दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। ठीक है, hence would be void for violating any of the fundamental rights. Is that clear? मतलब ये clear हो रहा है? Just give me the feedbacks guys, अगर आपको समझ में आता है तो, right? Now, अब अगर जुडिशरी, ऑब्वियसली यहाँ पे फिर वही एक तरह से जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट का चल रहा है ना। अब इस चीज पे पार्लियामेंट कैसे पीछे हटेगी? पार्लियामेंट के पास तो अधिकार है अमेंडमेंट करने का, पार्लियामेंट तो अमेंड कर सकती है कोई भी बात। कोई बात नहीं, पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया? अमेंडमेंट कर दिया एक और। गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसने उसको चैलेंज करने के लिए पार्लियामेंट ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पार्लियामेंट लेकर आ गई और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड, दोनों आर्टिकल्स में क्लॉजेस ऐड कर दी। राइट, अभी तो जो वो बोल रहे थे उनमें चीजें ऐड कर दी। अब उसमें क्या ऐड कर दी? इसमें ऐड किया गया, इट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 30। मतलब डेफिनेशन ही चेंज कर दी। आर यू गेटिंग इट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकती पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी लॉ में आएगी अंडर 13, विच मीन्स इट इज अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे पार्लियामेंट ने रिएक्ट कैसे किया? 67 के केस के बाद पार्लियामेंट ने 71 में क्या किया कि भाई चलो अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट करके आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों में चीजें ऐड कर दी। और क्या ऐड किया कि 368 के अंडर पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो कोई भी, उसके पास पावर है टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये लाइन ऐड कर दी और साथ में ये भी कह दिया कि ऐसा कोई भी एक्ट जो है, ऐसा जो एक्ट होगा वो आर्टिकल 13 में लॉ के अंडर नहीं आएगा। इसका मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। सिंपल। अब ये ऐसे थोड़ी ना चलता। इसके बाद फिर कुछ हुआ। फिर क्या हुआ? 1973 केशवनंद भारती केस। अब ये तो चल रहा है ना, 13 जुडिशरी एंड पार्लियामेंट 368 तो चल ही रहा है ना कहीं ना कहीं। एक बार आप ऊपर, एक बार आप ऊपर, एक बार आप ऊपर, ये चल रहा है ना कि एक बार 13 जुडिशरी को अपर हैंड मिल गया, फिर एक बार पार्लियामेंट को अपर हैंड मिल गया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, दोनों के पास राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही। तो आर्टिकल जो आपका नेक्स्ट केस है केशवनंद भारती केस, अब इस केस में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली मॉडिफाइड जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम गोलकनाथ केस के अगेंस्ट में जो रूलिंग दी गई है उसके अगेंस्ट हम 24वें संविधान संशोधन जो पार्लियामेंट ने किया है उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, सुप्रीम द पार्लियामेंट हैज द पावर टू amend the entire constitution and any part of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने केशवनंद भारती केस में ये चीज एक्सेप्ट की, बट एट द सेम टाइम इट लेड अ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने क्या कहा, इस केस में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 और 368 दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर दिया कि 368 यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर को टच नहीं करेगी पार्लियामेंट टू अमेंड। राइट, इट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर 368 डज नॉट enable it to alter the basic structure of the constitution, कि उसके पास अधिकार है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो ऑल्टर या शिफ्ट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, which means the parliament cannot abridge or take away the fundamental rights that form part of the basic structure of the constitution. preamble में भी rights दी गई है ना, excuse me. So these fundamental rights becomes the basic structure of the constitution. इसका मतलब क्या हुआ, आप कर तो सकते हो अमेंड सब कुछ, लेकिन फंडामेंटल राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको तो आप अमेंड कर ही नहीं सकते हो। इसको तो आप यू कैन नॉट जस्ट टेक अवे और अब्रिज दी फंडामेंटल राइट्स। तो क्या हुआ, एक तरह से बैलेंस वाज क्रिएटेड, पार्लियामेंट की सुपीरियरिटी भी अपहेल्ड की गई और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या जुडिशियल जो उनका गार्जियनशिप है उसको भी वैलिडेट किया गया, दोनों चीजों को किया। तो यू अंडरस्टूड फर्स्ट केस, शंकरी प्रसाद केस, सब कुछ
पार्लियामेंट के हाथ में, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग. गोलकनाथ केस, नो नो, पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे दी फंडामेंटल राइट्स. और जो भी लॉज हैं, जो भी कानून है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो भी लॉज के अंदर ही आएंगे आर्टिकल 13 में, तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएंगे. केशवानंद भारती केस 73, गोलकनाथ केस में जो कहा गया उसको ओवर रूल किया, लेकिन एट द सेम टाइम establish the doctrine of basic structure. I hope this is clear to all of you. Let's move forward. Any doubts, please ask me in the comment section, guys. Right? Now, अब इसके बाद भी कहाँ रुकनी थी कोई चीज, है ना? रुकनी तो नहीं थी. इसके बाद भी प्रॉब्लम तो होनी ही थी. अगला केस आ गया इंदिरा गांधी केस. इंदिरा गांधी केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 39th अमेंडमेंट एक्ट है 1975 का, जिसमें कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और लोकसभा को कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखने की बात कही गई. इंदिरा गांधी उस समय सारा इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज गोइंग अराउंड. तो उस टाइम पे ये 39th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें क्या कहा कि भाई कोर्ट से बाहर रखा जाएगा किसी प्रकार को कोई डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग दी प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा. इनको अलग रखा जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है. ये पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया. ठीक है. इस पर कोर्ट ने कहा, द कोर्ट सेड दैट दिस प्रोविजन was beyond the amending power of the parliament as it affected the basic structure of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, इस अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिडेट कर दिया. क्या कहते हुए इनवैलिडेट किया, ये कहते हुए इनवैलिडेट किया कि ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के आगे है. द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज लिमिटेड. वो अपनी पावर को सुपर पावर नहीं बना सकते, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है उनके पास. राइट, दे आर लिमिटेड पावर्स. करेक्ट. इस पर पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया विद 42nd अमेंडमेंट एक्ट. राइट, हो ही रहा है ना, मतलब एक बार जुडिशरी कुछ बोल रही है, फिर पार्लियामेंट रिएक्ट कर रही है, फिर पार्लियामेंट कुछ कर रही है, फिर जुडिशरी रिएक्ट कर रही है, यही चल रहा है ना. अब ये जब ये 39th अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, it has the power, it is given the authority, it has been given the authority by the constitution of the guardian of the constitution. तो पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट किया to this judicially innovated doctrine of basic structure by enacting 42nd amendment act of 1976, जिसमें आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया. क्या कहा कि declared that there is no limitation on the constituent power of the parliament and no amendment can be questioned in any court on grounds including that of the contravention of any of the fundamental rights. यही करना था ना, आर्टिकल 368 को तो एम्पावर किया जा रहा है बार बार, है ना. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंडर अपने पावर्स को बता रहा है, और पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में पावर ला रही है. तो इसमें क्या किया, इसके बाद पार्लियामेंट ने 368 को में उसकी डेफिनेशन चेंज करते हुए बोला, डिक्लेयर दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दायरा नहीं है पार्लियामेंट का. एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड. और कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन जो कोर्ट है उसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पर, चाहे वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रवेंशन में क्यों ना. राइट, समझ में आया ये पूरा सिनारियो. आगे बढ़ते हैं. Now comes the Minerva Mills case. Now this is also very very important. Very important. मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का जो रिव्यू है ना, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते. जो सुप्रीम कोर्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो किया गया है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का. तो इसको क्या कर सकते हो, आप बाहर नहीं कर सकते हो, इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो कि आप अमेंड करोगे कोई भी चीज़ है और अंडर आर्टिकल 368 और सुप्रीम कोर्ट उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता. दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज इट फॉर्म्स अ बेसिक स्ट्रक्चर. जुडिशियल रिव्यू फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. So applying the doctrine of basic structure with respect to Article 368, the court held that since the Constitution had conferred a limited amending power on the Parliament, the Parliament cannot, under the exercise of that limited power, enlarge that very power into an absolute power. What does that mean? कि संविधान ने
एक लिमिटेड पावर दी है पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की, और उस लिमिटेड पावर के साथ पार्लियामेंट इस पावर को एब्सोल्यूट नहीं बना सकती. इट इज अ पावर विद रिस्ट्रिक्शंस. कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट रैटिफिकेशन. तो क्या है अमेंडिंग पावर, क्या है पार्लियामेंट की? अंडर रिस्ट्रिक्शन है ना, इट इज नॉट एब्सोल्यूट. तो ये बात यहाँ पर भी कही गई कि उसको एक्सरसाइज करते हुए वो उसको एब्सोल्यूट नहीं बना सकती, अपनी पावर को ही एब्सोल्यूट नहीं बना सकती अमेंड करके. It also held that Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or destroy its basic feature. उतना enlarge नहीं कर सकती अपनी पावर को कि उसमें अपने आप को इतना सुपीरियर बना ले, इतना अधिकार दे दे कि वो उसको खुद ही बदलती रहे और सब कुछ संविधान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे या उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे या उसको एब्रोगेट कर दे. ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को नहीं दिया है. It has a limited amending power which it should respect, and it cannot make this limited amending power into an absolute amending power by the process of amendment in the constitution. Right? मिनरवा मिल्स ने इसको स्टैब्लिश किया. 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 368 में जुडिशियल रिव्यू को जो एक्सक्लूड करने की बात की थी उसको इनवैलिडेट किया. फाइनली इन दिस रमन राव केस ऑफ 1981 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 मतलब केशवानंद भारती केस जब आया, जब बेसिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद के सारे अमेंडमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंडर रहकर रिव्यू किया जाएगा. राइट? तभी उनको देखा जाएगा कि ये इनकी वैलिडिटी है भी कि ये इनवैलिड डिक्लेयर किए जाएंगे. तो यहाँ पे उनकी वैलिडिटी डिक्लेयर कब से करी गई? दे स्टैब्लिश दिस डेट कि 24 अप्रैल के बाद से जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चेक करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्यान में रखा जाएगा. राइट? सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. दिस इज हाउ इट डेवलप्ड ग्रेजुअली. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेंड्स? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ना एड ऑन होते रहते हैं विद वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. समय समय पर इनमें एडिशंस होते रहते हैं. एज ऑफ नाउ इट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. Sovereign, democratic, republican nature of the Indian polity. This forms the basic structure of the constitution. Supremacy of constitution को अमेंड नहीं कर सकते हो आप. ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम नहीं है, इसको अमेंड नहीं कर सकते हो. These things cannot be amended because these form the basic structure. These are the elements of basic structure of the constitution which are evolved over a period of time. Right? Secular character of the constitution. Separation of powers between the legislature, executive and judiciary. This very important point, ये भी basic structure में आ जाता है. Federal character of the constitution, that is the division of powers. This is also there. Unity and integrity of the nation. Welfare state, which is social economic justice. Judicial review. Freedom and dignity of the individual. The parliamentary system. Rule of law, very very important again. Harmony and balance between the fundamental right and directive principles. This has also evolved through the judgment of Supreme Court. Principle of equality, free and fair election, independence of a judiciary, very important, जिसकी वजह से NJAC was declared invalidated, है ना, because of this. क्योंकि इसमें क्या था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रोल आ गया था, इस वजह से इसको इनवैलिडेट कर दिया गया था. NJAC. Limited power of parliament to amend the constitution. Basic structure. Effective access to justice. Principles or essence underlying the fundamental rights. Powers of Supreme Court under Article 32, 136, 140, 142. 32 writs, 136, 141 is the appealing power. Powers of High Court 226 and 227. इन आर्टिकल्स को बेसिक स्ट्रक्चर के तरह से देखा जाता है जिसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता. They cannot be amended. So this is all about the basic structure of the Constitution of India. Let's do some MCQs. They're very easy MCQs. I hope you will just do them. Tell me, आपको समझ में आया होगा तो आप इसे कर दोगे. The Constitution of India is rigid, flexible, combination of rigidity and flexibility, neither rigid nor flexible. So what type of constitution do we have? The answer is C. The amending power of the Constitution of India is described in article. जो संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है
वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 352, 368, 360, 395 is given under article 360. Which of the following are included in the basic structure of the constitution? इनमें से कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? जुडिशियल रिव्यू, special leave to appeal by the Supreme Court, limited power of the Parliament to amend the Constitution, free and fair election. 1 and 4, 1 and 3, 1, 3, 4, all the above. अभी पढ़कर आए हैं हम ये. So the answer is D. All of them form the basic structure. Which of the following provisions make the Indian Constitution rigid? इनमें से कौन सा जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो भारतीय संविधान को रिजिड बनाता है, कठोर बनाता है? Excuse me. A constitutional amendment bill shall be passed by special majority as given under Article 368 and not by simple majority. संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसको स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना होता है अंडर आर्टिकल 368 और साधारण बहुमत से नहीं. Some of the constitutional amendment bill passed by the parliament shall have to be ratified by not less than half of the state legislatures. और कुछ amendment bills को पार्लियामेंट से पारित होने के बाद 50% से ज़्यादा जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, राज्य की विधानसभाएं हैं, उनसे भी पारित होना होता है. अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और एक संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट? 1, 2, only 2, 2 and 3, all the above. So the answer here is all the above. Which of the following is not a feature of the Constitution of India? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का एक फीचर नहीं है? It is democratic, लोकतंत्र है. It is republic, गणतंत्र है. Federal, एक तरह से संघीय है. Presidential. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन थे सारे एक्चुअली. So answer is D. We are not a presidential, we are a parliamentary system. So दोस्तों, that's it with the class today. I hope you've understood the lecture. Do not forget to subscribe to the channel, share it with your friends so that it will reach a lot of students who need the help, and wish you all the best and just happy learning. Stay with me. Thank you so much.